सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। संक्षेप में लिखें। प्रश्न 1, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच अंतरसांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. सिल्क रोड एशिया। सिल्क रोड वैश्विक संबंध और अंतरसांस्कृतिक व्यापार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मार्ग से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले चीनी रेशम शिपमेंट का महत्व सिल्क रूट नाम से दर्शाया गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। संभवतः यही वह मार्ग था जिसे आरंभिक ईसाई मिशनरियों ने अपनाया था और कुछ दशक बाद आरंभिक मुस्लिम प्रचारकों ने भी एशिया पहुंचने के लिए अपनाया था। 2. अमेरिका से भोजन क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की अनजाने में की गई खोज से पहले हमारे पूर्वज कई ऐसे खाद्य पदार्थों के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे जो हमारे आधुनिक आहार का मुख्य हिस्सा हैं, जैसे शकरकंद, सोया, आलू, टमाटर, मिर्च और मक्का। एक नए महाद्वीप की ऐतिहासिक खोज के बाद ही ये खाद्य पदार्थ यूरोप और शेष विश्व तक पहुँचे। प्रश्न 2, समझाइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारी के वैश्विक हस्तांतरण ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार सहायता की। उत्तर अमेरिका के उपनिवेशीकरण को पूर्व आधुनिक युग में व्यापक रूप से फैली बीमारियों से सहायता मिली। अंतर्निहित कारण यह था कि यूरोपीय बसने वालों द्वारा लाई गई बीमारियों ने मूल अमेरिकियों को प्रतिरक्षा नहीं दी थी। सदियों के संपर्क के बाद यूरोपीय लोग चेचक जैसी बीमारियों के विनाश के प्रति अधिकतर प्रतिरक्षा थे। चूंकि वे पुरानी दुनिया की मूल बीमारियों से कटे हुए थे, इसलिए मूल अमेरिकियों में इस स्थिति के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं था। कभी कभी यूरोपीय लोग जानबूझकर स्वदेशी लोगों के खिलाफ जैविक युद्ध का उपयोग करते थे, जिसमें चेचक से संक्रमित वस्तुओं को दोस्ती के उपहार के रूप में पेश किया जाता था, बंदूकों की आवश्यकता के बिना। यह बीमारी पूरे जनजातियों और समुदायों को नष्ट करने में काफी अधिक सफल थी। प्रश्न 3, निम्नलिखित के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नोट लिखें। 1. ब्रिटिश सरकार का कॉर्न कानून को समाप्त करने का निर्णय। 2. अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आगमन। 3. विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी आयु के पुरुषों की मृत्यु। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। 5. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का निर्णय। 1. ब्रिटिश सरकार का कॉर्न कानून को समाप्त करने का निर्णय। उत्तर खाद्यान्न की उच्च लागत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कृषि उत्पादों की सस्ती आमद से असंतुष्ट भूमिधारक समूहों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को निरस्त करने का फैसला किया। नतीजतन बड़ी संख्या में अंग्रेजी किसानों ने अपनी आजीविका छोड़ दी और कस्बों और शहरों में स्थानांतरित हो गए। कुछ लोग विदेश यात्रा पर गए। वैश्विक कृषि और बढ़ता शहरीकरण, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, अप्रत्यक्ष रूप से इसी का परिणाम है। 2. अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आगमन। उत्तर मवेशियों की महामारी या रिंडरपेस्ट पहली बार 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका में दिखाई दी और तेजी से फैल गई। इसका स्थानीय व्यवसायों और लोगों के जीवनयापन के साधनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। पूर्वी अफ्रीका इसकी शुरुआत थी और महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर तेजी से हुआ। अफ्रीका के उस क्षेत्र में मवेशियों की 90% आबादी तब तक मर चुकी थी जब तक यह अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप तक नहीं पहुंच गई। जब पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला करने वाले इतालवी सैनिकों को खिलाने के लिए ब्रिटिश एशिया से संक्रमित मवेशी लाए गए, तो यह बीमारी फैल गई। मवेशियों के सीमित संसाधनों पर एकाधिकार करके और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलकर उपनिवेशवादी देशों ने इस परिस्थिति का अपने लाभ के लिए फायदा उठाया और अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और उसे अपने अधीन कर लिया। रिंडरपेस्ट के प्रभाव ने अफ्रीकियों को मजदूरी के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें अपने जीवनयापन के साधन खोने पड़े। 3. विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी आयु के पुरुषों की मृत्यु।
उत्तर आधुनिक युग का पहला औद्योगिक युद्ध प्रथम विश्व युद्ध था। इसमें रासायनिक हथियारों, टैंकों, विमानों, मशीनगनों और अन्य हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के युद्ध को लड़ने के लिए दुनिया भर से लाखों सैनिकों को भर्ती किया गया और उन्हें बड़े जहाज़ों और ट्रेनों पर अग्रिम पंक्ति में ले जाया गया। हताहतों और तबाही की संख्या आधुनिक युग के किसी भी अन्य संघर्ष से कहीं ज्यादा थी। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के पुरुष थे। उनकी मृत्यु और चोटों के परिणामस्वरूप यूरोप की श्रम शक्ति की संख्या में काफी कमी आई। युद्ध के बाद परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण घरेलू आय में कमी आई। परिणामस्वरूप महिलाओं ने उन भूमिकाओं को भरना शुरू कर दिया जो पहले पुरुषों द्वारा निभाई जाती थीं। परिणामस्वरूप महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ी और समाज में समानता की मांगें भी बढ़ी। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। उत्तर औपनिवेशिक भारत ने 19वीं सदी में निर्मित वस्तुओं का आयात और कृषि उत्पादों का निर्यात शुरू किया। भारत महामंदी से प्रभावित था। खासकर कृषि क्षेत्र में यह स्पष्ट था कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से अधिकाधिक जुड़ती जा रही थी। भारत एक ब्रिटिश क्षेत्र था जो निर्मित वस्तुओं और कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात करता था। वैश्विक बाजार के साथ साथ भारत की कीमतें भी गिरती गईं। 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट आई। 5. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का निर्णय। उत्तर चीन जैसे एशियाई देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था। परिणामस्वरूप वे वैश्विक बाजारों में वर्चस्व के लिए होड़ करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश स्थल बन गए। कम वेतन वाले देशों में उद्योग के प्रवास ने वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने के निर्णय के निम्नलिखित प्रभाव हुए। 1. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मानव शक्ति का सस्ता स्रोत उपलब्ध कराया गया। 2. इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया और एशियाई देशों में धन प्रवाह बढ़ाया। 3. स्थानीय जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक चयन उपलब्ध था तथा भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर भी थे। प्रश्न 4. खाद्य उपलब्धता पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर बेहतर परिवहन नेटवर्क ने खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रूप से और समय पर बाजारों में पहुंचाना संभव बनाया। बड़े जहाज, हल्के वैगन और तेज रेल मार्ग ने दूर के खेतों से खाद्य पदार्थों को अंतिम बाजारों तक कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से पहुंचाना संभव बनाया। रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के आविष्कार ने बहुत दूर तक खराब होने वाले सामानों को ले जाना संभव बनाया। शुरुआत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जानवरों को भोजन के लिए मार दिया जाता था और उनके जमे हुए मांस को यूरोप भेज दिया जाता था। नतीजतन यूरोप में मांस की कीमतें गिर गईं और शिपिंग लागत कम हो गई। अपने आहार में मांस को शामिल करना, जिसमें केवल रोटी और आलू शामिल थे, यूरोप में वंचित लोगों के लिए एक विकल्प था। प्रश्न 5. ब्रेटन वुड्स समझौते से क्या अभिप्राय है? उत्तर युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई थी। इसी उद्देश्य से जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में सदस्य देशों के बाह्य अधिशेष और कमी को संबोधित करने के लिए की गई थी। विश्व बैंक, जिसे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1947 में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। अमेरिकी डॉलर को एक आरक्षित मुद्रा माना जाता था जो समझौते की शर्तों के तहत सोने की कीमत से संबंधित थी, जिसने मुद्राओं को उस कीमत पर स्थिर कर दिया था। पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों को निर्णय लेने की शक्ति दी गई थी। अमेरिका को विश्व बैंक और IMF के महत्वपूर्ण निर्णयों को वीटो करने का अधिकार दिया गया था। निश्चित विनिमय दरों ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली की नींव रखी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने जापान और पश्चिमी औद्योगिक देशों के लिए वाणिज्य और राजस्व में असाधारण विस्तार का दौर लाया। चर्चा करें।
प्रश्न 6, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। उत्तर, मेरे प्रिय परिवार, मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। मैंने एक अनुबंध के तहत अपने आप को उपनिवेशवादियों ने किराए पर लिया है, जिसमें कहा गया है कि मैं 5 साल तक काम करने के बाद भारत लौट सकता हूं। हालांकि अनुबंध एक धोखा था और ये मुझे वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गरीबी और उत्पीड़न से बचने की उम्मीद में मैं इस नौकरी में शामिल हुआ था, लेकिन यहाँ जीवन और काम की स्थिति बहुत कठोर है। यहाँ अधिकांश श्रमिक बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों से संबंधित हैं। हमें कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, हालांकि हमने अभिव्यक्ति के लिए नई कलाएं विकसित की हैं। आपका प्यारा ABC। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या। 1, व्यापार का प्रवाह, कपड़े या गेहूं जैसे सामानों में व्यापार। 2, श्रम का प्रवाह, मतलब लोगों की काम की तलाश में नए क्षेत्रों में प्रवासन। 3, पूंजी प्रवाह, अन्य देशों से और अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। 1, व्यापार का प्रवाह, कपड़े या गेहूं जैसे सामानों में व्यापार। उत्तर, भारत प्राचीन काल से व्यापार विवादों में शामिल था। इसने यूरोप से सोने और चांदी के बदले कपड़ा और आटे का निर्यात किया। 2, श्रम का प्रवाह, मतलब लोगों की काम की तलाश में नए क्षेत्रों में प्रवासन। उत्तर, 19वीं सदी में सैकड़ों हजार मजदूर जमीनों, खानों और दुनिया भर में सड़कों और रेलवे निर्माण परियोजनाओं पर काम किया गया। 3, पूंजी प्रवाह, अन्य देशों से और अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। उत्तर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कई यूरोपीय लोगों ने भारत में अपनी कारखानों की स्थापना की। इसके अलावा कई भारतीय व्यापारियों ने यूरोपीय उपनिवेशों के बाहर उद्यम किया और उन्होंने दुनिया भर में व्यस्त बंदरगाहों पर समृद्ध एम्पोरिया खोले। प्रश्न 8, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, महामंदी कई कारकों का परिणाम था। 1, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अधिक निवेश और अधिक रोजगार ने अटकलों की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जो 1929 के मध्य तक 1929 की महान अवसाद को जन्म दे रहा था। 2, शेयर बाजार 1929 में नीचे गिरा, जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं के बीच आतंक पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने निवेश और जमा करना बंद कर दिया। नतीजतन मूल्यह्रास का एक चक्र बन गया। 3, बैंकों की विफलता, जब लोगों ने अपनी सभी संपत्ति वापस ले ली, कुछ बैंक बंद हो गए। कुछ बैंकों ने डॉलर के गिरते मूल्य के बावजूद उसी डॉलर की दर से ऋण वसूला। पूर्व युद्ध मूल्य पर पाउंड के मूल्य में नीति में ब्रिटिश परिवर्तन से यह और बदतर हो गया। प्रश्न 9, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। उत्तर, G77 देश विकसित देशों का एक समूह है जो एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली (NEO) के लिए आवाज उठाएगा। NIEO उनकी आशा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उन्हें अपने हाथों पर सही तरीके से नियंत्रण मिल सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर हो। ब्रेटन वुड्स ट्विन वयाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक विकसित देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इन निर्णयों में पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों और संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत को शामिल किया गया था। इन मजदूरी को औद्योगिक देशों की वित्तीय क्षमताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था और पूर्व कम्युनिस्ट देशों और विकसित देशों में गरीबी और विकास की कमी से कोई लेना नहीं दिया गया था। विकासशील देशों की आबादी को पूरा करने के लिए G77 बनाया गया था। इसलिए G77 को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स की मनोरंजन के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है। अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।